नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉलिंस होम ट्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने संविधान के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें संविधान निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर समाप्त होते तक कब कब क्या क्या विशेष हुआ है, इन सब चीज़ों का एक संक्षिप्त परिचय है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो प्रस्तावना से तात्पर्य है कि हमारे भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श है उन्हें शब्दों के माध्यम से उल्लेखित करके प्रस्तावना में समाहित किया गया। अब इसे उद्देशिका भी क्यों कहा जाता है? हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हमें किस प्रकार का संविधान बनाना है। तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रस्तावना आया कहां से। तो इसमें दो देशों का नाम आता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इसमें संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका के प्रस्तावना को कॉपी किया गया है। सिर्फ इस विचार को लिया गया है कि अमेरिका के संविधान में अगर प्रस्तावना है तो हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान का जो लैंग्वेज है, भाषा है, वह इंग्लिश है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना का भाषा भी इंग्लिश है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रस्तावना की जो शुरुआत है हम भारत के लोग से होती है और फिर भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न ऐसा होते हुए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं से समाप्त होती है। ठीक है, इसका मतलब 26 नवंबर 1949 वह तारीख है जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ और उसी दिन उसे संविधान सभा में अंगीकृत कर लिया गया, पारित कर लिया गया या फिर आत्मार्पित कर लिया गया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि अंगीकृत कब किया गया या पारित कब किया गया या आत्मार्पित कब किया गया, ऐसा बोला जाता है तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया बोला जाता है तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना में जो विभिन्न शब्द है उसे अलग अलग पक्षों में बांट के हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसे मैंने इस तरीके से सजा के आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, तो पहला पक्ष है संविधान का स्रोत। ठीक है, तो ये संविधान का स्रोत क्या है? जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। तो भारत की जनता ही वह शक्ति है जिससे हमारे संविधान को शक्ति मिलती है। फिर जो हमारा संविधान है वह सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देती है। तो सबसे ऊपर कौन हो गया? भारत का संविधान। ठीक है, और इसे शक्ति कहां से मिलती है? भारत की जनता से। इसीलिए हम भारत के लोग यानी भारत की जनता संविधान का स्रोत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संविधान का स्वरूप। तो हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है इसे प्रस्तावना में उल्लेखित प्रथम 5 शब्दों से हम समझ सकते हैं। प्रथम 5 शब्द क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसको हम संप्रभु भी बोलते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य या गणतंत्र। इन 5 शब्दों से हम संविधान के स्वरूप को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न।
ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आशा है कि भारत अब पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने खुद के निर्णय लेने के लिए, आंतरिक निर्णय लेने के लिए और बाह्य निर्णय के लिए भारत अभी किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अर्थात वह ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं है, ना ही किसी दूसरे बाहरी शक्ति के नियंत्रण में। ठीक है। संप्रभु का अर्थ होता है स्वयं का प्रभु, खुद का मालिक। ठीक है, इसलिए इसको संप्रभु राष्ट्र भी बोला जाता है कि हम संप्रभु राष्ट्र है, मतलब भारत अभी अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, यह किसी बाहरी शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी। ठीक है, तो समाजवादी इस विचारधारा को समझने के लिए हमको थोड़ी देर के लिए यूरोप में जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे कार्ल मार्क्स के द्वारा एक विचारधारा जो वर्ग संघर्ष के रूप में उभरती है, जिसमें एक अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में संघर्ष को दिखाता है। ठीक है, तो जहाँ पे यूरोपीय देशों में जो गरीब मजदूर वर्ग है संघर्ष के माध्यम से समानता प्राप्त करते हैं। वास्तव में जो समाजवाद है समानता की बात करता है। ठीक है, तो यूरोपीय देश जैसे फ्रांस है, रूस है, ऐसे देशों में जब क्रांति चली तो जो गरीब मजदूर वर्ग है आपस में संगठित हुए और उन लोगों ने अपना सरकार बनाया। फिर वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो पूंजीपति थे, जमींदार थे, ऐसे लोगों की जमीनों को सरकार ने अपने अधिकार में लिया। फिर सब में बिना किसी भेदभाव के बराबर रूप से जो पारिवारिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया। इस तरीके से यूरोप में समानता लाने का प्रयास हुआ। लेकिन भारत का जो समाजवाद है वह यूरोप के समाजवाद से पूरी तरह से भिन्न है और विशेष रूप से नेहरू जी और गांधी जी के विचारों से प्रेरित है, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें हम समानता की बात तो करते हैं लेकिन संघर्ष के द्वारा नहीं बल्कि आपसी मेल मिलाप के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे गरीब वर्ग और अमीर वर्ग दोनों सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। इसीलिए भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसा देश है जहाँ पे जो राजतंत्र है वह बिना किसी वर्ग संघर्ष के खत्म किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो यूरोपीय समाजवाद से भारतीय समाजवाद पूरी तरह से भिन्न है और नेहरू जी के विचारों से प्रेरित है, विशेष रूप से कहा जाए तो, जो कि आगे चल के मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था वाला देश जहाँ पे अमीर वर्ग, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष से आशा है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जो भी धर्म होगा वो यहाँ की जनता का होगा। ठीक है, और राज्य उसमें सकारात्मक मात्र हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन उनके धार्मिक विषयों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन करने या ना करने के लिए स्वतंत्र है, राज्य उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ पे राज्य कहने के मतलब भारत देश से है क्योंकि संविधान में राज्य शब्द का इस्तेमाल पूरे भारत के लिए किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, लोकतंत्र पद्धति एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है। इसे आप कार्ल मार्क्स के जो एक कथन है उसके माध्यम कार्ल मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, इसमें जो आपका अब्राहम लिंकन है उनका जो एक कथन है उनके माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। ठीक है, तो ये जो अब्राहम लिंकन साहब का जो कथन है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। तो हमारे देश में जो प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वह जनता में से ही जनता के द्वारा और जनता के लिए चुना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गणराज्य या गणतंत्र। तो गणराज्य या गणतंत्र पद्धति एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें देश का जो संवैधानिक प्रमुख है वह परंपरागत या फिर वंशानुगत रूप से नहीं चुना जाता है। जैसे अगर हम बात करें भारत में जो संवैधानिक प्रमुख है वह राष्ट्रपति है, या अगर मुख्य रूप से बात करें तो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए लेकिन वह वंशानुगत रूप से नहीं चुना जाएगा। जैसे राजतंत्र में अगर हम बात करें तो अगर राजा का बेटा ही राजा बनता है
लेकिन गणतंत्र पद्धति में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, वो किसी भी रूप से चुना जाए लेकिन वंशानुगत रूप से नहीं चुना जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से चुने या अप्रत्यक्ष रूप से चुने या किसी भी तरीके से चुने, लेकिन वंशानुगत नहीं होगा, ये बताता है हमको गणतंत्र पद्धति। तो इस तरीके से इन सभी पांचों शब्दों से हम हमारे संविधान के स्वरूप को समझ सकते हैं कि कैसा है हमारा संविधान, ऐसा करेगा। तो पांचों शब्द हमारे संविधान के स्वरूप को इंगित करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना का जो तीसरा पक्ष है, संविधान का उद्देश्य। ठीक है, तो हमारे संविधान का जो मूल उद्देश्य है उसे इन शब्दों के माध्यम से प्रस्तावना में समाहित किया गया। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला शब्द है न्याय। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान में सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए न्याय की व्यवस्था है। लेकिन न्याय किन किन क्षेत्रों में? सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। ठीक है, धार्मिक स्तर पर न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, सामाजिक न्याय समानता की वकालत करता है। ठीक है, आर्थिक न्याय मतलब देश में जो आर्थिक रूप से विषमता है उसे दूर करने का प्रयास करना है, इसकी वकालत करता है। राजनीतिक न्याय मतलब सभी वर्गों के लोगों का राजनीति में भागीदारी होना चाहिए, इसको सुनिश्चित करने की वकालत करता है। तो इन सभी चीजों को मेंटेन करना है, बनाए रखना है, ये हमारे संविधान में उद्देश्य के रूप में शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। तो स्वतंत्रता से आशा है कि हमारे देश में सभी नागरिकों को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है जिससे वह अपना विकास कर सके और उसके माध्यम से फिर पूरे देश का विकास संभव हो सके। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को विचार करने की, अपने विचार को अभिव्यक्त करने की या किसी भी धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। जब हम मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्रता है सभी नागरिकों में वो बनी रहे, उसको बनाए रखना है, ये हमारे संविधान का एक उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करते हैं समता। समता का तात्पर्य है समानता। तो समानता वही जो सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर समानता की वकालत करता है, ये जो समता है वो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा। तो हमारा जो संविधान है व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, हर एक व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। मतलब यहाँ के हर एक इंसान को गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का हक है, अधिकार है, इसे भी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है, यह भी हमारे संविधान का एक उद्देश्य है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्र की एकता व अखंडता। ठीक है, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विविधता में एकता देखने को मिलती है। चाहे हम अलग अलग स्तर पे देखें, चाहे वो धर्म के स्तर पे हो, जाति के स्तर पे हो, भाषा के स्तर पे हो, स्वरूप के स्तर पे हो, या फिर विभाजन के स्तर, भौतिक विभाजन के स्तर पर देखें, तो अनेक प्रकार की विविधताएं हैं और इन सभी विविधताओं में एकता है। तो ये हमारे भारत की एक विशेषता है, इस विशेषता को बनाए रखना है, ये हमारे संविधान का एक उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बंधुता। बंधुता से तात्पर्य है भाईचारा, आपसी मेल मिलाप से, आपसी जुड़ाव से हम भाईचारा को बढ़ा सकते हैं, बंधुता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको बढ़ाना है और इसको बनाए रखना है बंधुता को, ये हमारे संविधान का एक उद्देश्य है जिसे प्रस्तावना के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, उल्लेखित किया गया है। इसके बाद हम बात करें प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ अन्य चीजों के बारे में, कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है हमारे संपूर्ण संविधान का एक झलक प्रस्तुत करता है, इसलिए जो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है कह सकते हैं प्रस्तावना। क्योंकि देखिए संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप कैसा है, इसका क्या क्या उद्देश्य है, इन सभी चीजों को हम प्रस्तावना से ही समझ सकते हैं। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी या संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों के उपचार का प्रावधान है
इस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है। ठीक है, कि अगर नाम लेके पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 32 को। और अगर बिना किसी व्यक्ति का नाम दिए हुए या किसी और व्यक्ति का नाम दे के पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ऐसा करके, तो हम बात करेंगे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद केशवानंद भारती केरलवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को बदलते हुए ये माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी के परिणाम स्वरूप 42वां संविधान संशोधन 1976 को हमारे प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पे जो समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है और ये जो अखंडता है, ठीक है, ये तीनों शब्दों को 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। अभी तक हमारी पूरे प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोबारा कभी भी संशोधन नहीं हुआ है। तो यह है हमारे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, जो इन विभिन्न शब्दों से हम समझ सकते हैं, और प्रस्तावना से ही हम पूरे संविधान का स्वरूप क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, इन सब चीजों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ठीक है, और भी संविधान के ऊपर आगे जो अनुसूचियां हैं उनके भाग, उनके ऊपर वीडियो बनाते रहूंगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।